हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे कक्षा 10 के लिए। जो साइंस आपका सब्जेक्ट होता है उसमें फिज़िक्स में अध्याय 14 है। अरविंद की किताब है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, जिससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस बना दी हैं। आज की इस वीडियो में देखिए, पिछली वीडियो में हमने चेक पॉइंट 14.2 कर लिया था। आगे हम चलेंगे और जानेंगे कि आगे हमारे पास है क्या आखिर जानने के लिए। ठीक, तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ठीक है, तो फटाफट से लाइक वाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अगला हेडिंग मिलता है वो है प्रतिबिंब। ठीक, इमेज। इमेज क्या होती है वही के बारे में हमको समझना है। देखेंगे, बात को समझेंगे। इमेज जो होती है, अगर आप आईना देखते हैं यानी दर्पण देखते हैं, शीशे में जैसे ये आप खड़े हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी जैसी शक्ल वाला कोई इंसान बना पाऊँ। सॉरी, ये तो मेरी शक्ल है। दर्पण ये है, और इसमें जब आप देखते हैं तो उधर की ओर जो कुछ भी दिखाई देता है, इधर जो कुछ भी दिखाई देता है वही सारी चीज़ें होती है इमेज। ठीक है, आपने यहाँ पे इस चीज़ को देख लिया। अगर आप पानी में देखें, पानी में जाएं, पानी जहाँ पे तालाब में भरा हो, बाल्टी में रखा हो, तो उसमें देखेंगे तो कभी कभी आप अपना चेहरा देख सकते हैं और कभी कभी आप आसमान देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो देख पा रहे हैं ये है इमेज। और आपने एक कहानी तो पढ़ी होगी, तालाब में चंदा या फिर पानी में चाँद। तो पानी में चाँद आया कहाँ से? क्योंकि आसमान में चाँद दिखाई दे रहा है और तालाब भरा है, उसमें पानी की जो परछाई बन रही है उसी को इमेज कहा जा रहा है, प्रतिबिंब कहा जा रहा है। परछाई, ना कि छाया, परछाई। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है छाया, एक छाया होती है और एक परछाई होती है। परछाई या फिर प्रतिबिंब कहा जाएगा। देखिए, जैसे पेड़ है आपके पास, ये पेड़ है, कितना गंदा पेड़ है, और नीचे क्या है, धूप से बचने के लिए आप जहाँ पे बैठते हैं, जिस एरिया में जहाँ पे आपको धूप नहीं लगती, काला काला से जो दिखाई दे रहा है उसे छाया कहा जाता है। और जो ये चाँद आपको पानी में दिखाई दे रहा है, आपको अपना चेहरा पानी में, दर्पण में कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, उसे परछाई या फिर प्रतिबिंब कहते हैं। दोनों में फ़र्क होता है। इतना सब कुछ आपने जान लिया। जानने के बाद आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे 2 परिभाषाएं आपको देखने को मिली। पहले नीचे वाली परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, यानी उसकी आकृति बन जाती है, जो वही आकृति आपके प्रतिबिंब है। ये तो हो गई दूसरी परिभाषा, जो कि आपको सामान्य रूप से समझने में मदद करती है कि परछाई या फिर प्रतिबिंब होता क्या है। पहला है, जब किसी वस्तु की किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें। अब ये क्या कहना चाहता है, तो मैं इसका चित्र थोड़ा सा समझाना चाहूँगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक, तो देखो भैया, ये आपका हो गया दर्पण। ठीक, यहाँ पे आप हैं खड़े, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक, ये हो गई बातें, क्या हाथ पैर बनाया है। अब जैसे लाइट है, कुछ भी हो सकता है, सूरज हो सकता है, बल्ब हो सकता है, इनसे जो प्रकाश की किरणें आकर इसे टकराएंगे, टकराने के पश्चात इधर जाएंगे, दर्पण से परावर्तित होकर हर दिशा में फैलेंगे, आपकी आँख की ओर भी आएंगे। तो यहाँ पर जो आपका ये वाला मामला है, ये वाला मामला उसको नहीं देखना है, आपको बस इतने मामले को देखना है। ओह माय गॉड, मेरा वाला कहाँ गया यार। चलो, आई विल ट्राई कि यही सही रहे। हाँ ठीक है, तो
यहाँ से जब आपके सिर के मतलब शरीर के हर एक पार्ट से, हर एक हिस्से से प्रकाश की किरण टकराई, हर बिंदु से दर्पण पे गई, दर्पण से टकराने के पश्चात वापस आई। वापस आने के बाद आपकी आँखों में वो दिखाई देती है, जिस वजह से आप देख पाते हैं अपने आप को। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ को नहीं हम समझा पाए हैं अभी तक कि ये जो मिलती हुई या मिलती प्रतीत होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आपको क्या करना है कि जब आगे पढ़ेंगे, आगे चलेंगे, तब अच्छे से समझ में आएंगे। अभी के लिए मैं बस यही कहूँगा कि आप ये जो दूसरी परिभाषा थी ये याद रखें, ऊपर वाली परिभाषा को आप रट लें, अगले चैप्टर का इंतज़ार करें। उस चैप्टर में आपको इसके रिलेटेड सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी समझाने का कोई मतलब नहीं है। आपको बस देख लेना है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वो भी आपको समझा देते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में बिंदुएं जो होती हैं वास्तव में मिलती हैं, ठीक, और आभासी प्रतिबिंब में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। परिभाषा पढ़ेंगे, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ पे वास्तव में ये मिलते हैं। अब चूँकि मैंने आपको ऊपर ही नहीं समझाया कि कौन कहाँ पे वास्तव में मिल रहा है या फिर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप समझ पाएँ ऐसा संभव नहीं है। ठीक, आपको बस ये जानना है कि इसमें दो कंडीशन होती हैं, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जब सच में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, जब प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब। इतनी सी परिभाषा है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें भी हम धीरे धीरे करके सीखेंगे और प्रैक्टिकल करने का भी प्रयास मैं आपको करके दिखाऊंगा। आभासी प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, परंतु उस बिंदु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन फोटो लिया जा सकता है। जैसे इसका सीधा उदाहरण है, जो आप दर्पण देखते हैं जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, उस दर्पण में आपको जो भी प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। अब पर्दे पे प्राप्त करने वाला मामला क्या है वो भी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। तो फिलहाल पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। वास्तविक को प्राप्त किया जा सकता है, आभासी को नहीं प्राप्त किया जा सकता है, परंतु इसकी फ़ोटो ली जा सकती है। क्योंकि आप जब चेहरे मतलब आईने के सामने खड़े होते हैं तो क्या करते हैं कि आप फ़ोटो ले सकते हैं उस दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये आभासी प्रतिबिंब है और वास्तविक प्रतिबिंब। तो मतलब ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा पाऊँगा प्रैक्टिकल करने के साथ। अभी तो प्रैक्टिकल में कुछ एक शॉर्ट वीडियो आती रहेंगी, आई थिंक मैं उसमें समझा पाऊँगा। इस वीडियो में तो मैं बस ऐसे पढ़ाते हुए बताते हुए चला जा रहा हूँ। कोशिश करेंगे कि आपको वो सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा सकें। दर्पण अब हेडिंग का नाम आ जाता है कि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। दर्पण उसकी आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा जाता है। देखिए, जिसमें आप चेहरा देखते हैं वो होता है समतल दर्पण। उसमें कांच की, यहाँ पे देखिए पारदर्शी माध्यम तल कहा जा रहा है ना, तो कांच का एक प्लेट है जो कि पारदर्शी है। इस माध्यम तल के एक भाग में कलई कर दी जाए या फिर रेड ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए, जिसकी वजह से दूसरा वाला हिस्सा क्या होता है,
परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, परावर्तक हो जाता है, तो इसे दर्पण कहा जाता है। अब दर्पण को उसकी आकृति के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो समतल, यहाँ पे ये वाला जो पृष्ठ है वो समतल है, इस वजह से इसको समतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे इसका परावर्तक पृष्ठ आप देख सकते हैं, इधर का वाला हिस्सा जो है परावर्तक पृष्ठ है, इधर कलई किया हुआ भाग है, प्रकाश की किरण ऐसे आई टकरा के ऐसे गई, ये अभिलंब हो गया। अब ये जो हिस्सा पूरे दिखाई दे रहा है वो दर्पण है। ये दर्पण ये भी मतलब यही है जो आपके पास होता है जिसमें आप चेहरा देखते हैं, ठीक है। तो इसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण लिखे गए हैं। ये गुण आपको याद रखने मतलब याद हो ही जाएगा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। अब आभासी कौन सा प्रतिबिंब, आभासी कैसा होता है प्रतिबिंब? अभी आपने यहाँ पे देखा था दो प्रकार के प्रतिबिंबों को, एक तो वास्तविक, दूसरा आभासी। आभासी में जहाँ पे हमें लगता है कि प्रकाश की किरणें मिल रही हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे आभासी होता है और साथ ही आप अपने आप को सीधा देख पाते हैं तो सीधा होता है, ठीक। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितने बड़े आप रहेंगे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ना छोटा ना बड़ा, ठीक। अब एच अगला जो है, एच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम लंबाई h/2 होती है। यानी अगर आप 1 मीटर के हैं तो आधे मीटर के दर्पण में आप अपने पूरे प्रतिबिंब को देख सकते हैं, ऐसा ये कहना चाहते हैं, ठीक। आप अपना पूरा चेहरा देखने के लिए, पूरा शरीर देखने के लिए अपनी लंबाई के आधे लंबाई का जो भी दर्पण रहे उसको ले सकते हैं तो उसमें देख पाएंगे। अच्छा, इसमें जब ये कहा जाता है तो मैं सोचता हूँ कि चौड़ाई के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी चौड़ाई का लेना चाहिए? लंबाई तो चलो सही है h/2, लेकिन चौड़ाई क्या ले सकते हैं इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। हालांकि ये फन फैक्ट है, पर अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चौड़ाई है उसमें भी यही रूल लगता है। अगर आप जितने मोटे हैं उससे आधी मोटाई का भी दर्पण ले सकते हैं तो काम बन जाएगा। अगला है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। ओके, तो मैं समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे आपका दर्पण है, यहाँ पे आप वस्तु है, यहाँ पे प्रतिबिंब है। इनको सीधे वाली जो अगर मिलाने वाली कोई रेखा खींची जाएगी वो तो समतल दर्पण पे 90 अंश का कोण बनाएगी, ये ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक। अगला है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। फोकस दूरी क्या होता है? धीरे धीरे अभी आगे आप चलेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। इसका उपयोग हम प्रतिदिन अपना चेहरे देखने के लिए करते हैं, तो वो तो सामान्य सी बात है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, हर किसी को करना चाहिए, अपना चेहरा देखना चाहिए ताकि अपनी औकात पता रहे। तो अगला जो हेडिंग देखने को मिल जाता है वो होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? पहले बात तो आपने जान लिया दर्पण होता है कुछ, ठीक है, आपने दर्पण जान लिया। दर्पण में हमने बता दिया कि समतल होता है एक, दूसरा होता है गोलीय। गोलीय दर्पण जो होता है किसी कांच के खोखले गोले को काटकर एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दी जाए या क्लाई कर दी जाए तो इस प्रकार के प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है, ठीक है। कांच का पूरा गोला, इसको काट दो, इस हिस्से को उठा लो, दूसरे हिस्से को उठा लो, एक तरफ क्लाई कर दो और ये क्या मिल जाएगा? एक गोलीय दर्पण मिल जाएगा। अर्थात ऐसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल मतलब जिसका तल दबा हुआ हो, ठीक है, दबा हुआ हो, और जिसका तल उठा हुआ हो उसे उत्तल कहा जाता है। ये दो प्रकार के दर्पण होते हैं। यहाँ पे दोनों के चित्र दिए गए हैं। सामान्य से कांच के खोखले गोलों को काट दिया गया, बाहर रंग दिया गया, अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब बाहर वाला हिस्सा जो है वो उठा हुआ, अंदर वाला दबा हुआ है, इससे मतलब रखिए। अंदर वाला दबा है तो अवतल, जो परावर्तक पृष्ठ है वो दबा हुआ है तो अवतल। और यहाँ पे देख सकते हैं परावर्तक पृष्ठ यहाँ पे इस साइड में उठा हुआ है, तो इसमें भी सेम वही सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क है कि
दूसरे साइड में कलर कर दिया गया है। इसमें बाहर की ओर रंगा गया है, इसमें अंदर की ओर रंग दिया गया है। तो इस प्रकार से जो दर्पण प्राप्त होगा वो उत्तल दर्पण होगा, जिसमें परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के बारे में तो आपने समझ ही लिया होगा। अगला देखेंगे, पार्श्व उत्क्रमण कहा जा रहा है। इसमें पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व मतलब होता है बगल, पार्श्व माने होता है क्या, बगल। ठीक, जैसे कि एक व्यक्ति, मैं बना दूँ, ये उसका गंदा सा हाथ, ये उसका गंदा सा हाथ, ये उसका पैर, इसका पैर, इसके पार्श्व का मतलब इधर बगल में कोई एक व्यक्ति खड़ा है तो हम कह देंगे पार्श्व में एक व्यक्ति खड़ा है। या फिर इसके हाथ जो है उसके बगल में है तो हाथ से रिलेटेड भी हो गया, हाथ के साइड में जो भी खड़ा है, आगे पीछे दाएं बाएं, ऊपर नहीं होना चाहिए और नीचे नहीं होना चाहिए, इन दो कंडीशन को छोड़कर आप उसे पार्श्व कहते हैं या कह सकते हैं। तो कह रहे हैं अंग यहाँ पे पार्श्व उत्क्रमण, जब हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब में दायां हाथ दिखाई देता है और इस प्रकार से प्रतिबिंब में पार्श्व साइड जो होते हैं वो बदल जाते हैं। तो समतल दर्पण में पार्श्व बदलने की घटना पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं और पार्श्व उत्क्रमण के कारण ही हम किसी कागज़ में छपे हुए अक्षर समतल दर्पण में रखकर पढ़ सकते हैं। तो अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं। तो अगर कहीं पे भी हम शीशे में किसी चीज़ को देखें, जैसे यही जो चीज़ लिखा है इसको शीशे में देखें तो अक्षर उल्टे दिखाई देंगे और प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप उसे पढ़ भी नहीं पाएंगे। हालांकि यहाँ पे समतल दर्पण का होना आवश्यक है, क्योंकि अवतल या उत्तल ये जो गोलीय दर्पण है उसमें ये संभावना नहीं है कि ऐसा आप पढ़ पाएँ, पर कभी कभी दिखाई दे जाता है और पढ़ भी सकते हैं। खैर, मैं आपको बता दूं कि समतल दर्पण में जब अगर आप उल्टा रख के पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता है, जैसे कि उनको उल्टा करके लिखोगे तब पर भी उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए को जब शीशे में देखा जाएगा तो ये वाला डंडा इधर रहेगा, यानी ऐसा रहेगा, तो इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन अगर बी का मामला देखा जाए तो बी ऐसे बनने लगेगा, तो इसमें फ़र्क पड़ गया। तो जिसमें ना फ़र्क पड़े उनका नाम यहाँ पे लिखा गया है AVWXHIOTUM और यहाँ पे Y दिया गया है, Y। तो ये सब जो है इनमें पार्श्व उत्क्रमण होता है, तो उल्टा कर देने के बाद भी सेम टू सेम वैसे ही दिखाई देते हैं। तो ऐसी इनकी सममित आकृति के कारण होता है। सममित आकृति होने की वजह से, सममित का मतलब उल्टा करने के बाद भी वैसा दिखाई देना ही सममित होता है। तो ये सममित, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ये ए है, यहाँ बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर ली जाए, इसका बाएं हिस्सा और दाएं हिस्सा दोनों सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है सममित आकृति। ठीक, इसकी वजह से इसमें पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, जैसे बी है या फिर सी बना दो, बीच में लाइन ड्रॉ करो, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर नहीं है, तो ठीक है, ये हो गया मामला। तो पार्श्व उत्क्रमण आपने समझ ही लिया है। खैर, आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप ए से जेड तक पूरा लिखें और उन सबके उल्टे अक्षर बनाने का प्रयास करें। अगला है चेक पॉइंट 14.3 है और इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। जब प्रतीत हो तो आभासी, ठीक है, जब प्रतीत हो तो आभासी, ऐसा होता है मामला। अगला, हम अपने दैनिक जीवन में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हम किसका यूज करते हैं? समतल दर्पण का। किसका यूज करते हैं? समतल दर्पण का। आगे है, यदि एक समतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक पेंसिल रखी जाती है तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित पेंसिल के प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? तो अगर वस्तु 5 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर का रहेगा। उत्तर खत्म। बस ऐसे ही इसका उत्तर है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस कह देना है कि उतना ही होगा। ठीक है।
अगला है 160 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण में आवश्यक अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो पहले बात तो 160 मीटर ऊंचा व्यक्ति तो लाओ पहले। 160 मीटर ऊंचाई का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। कोई अगर पेड़ हो जाएगा तो बहुत ऊंचाई तक जाएगा, और अगर कोई घर बना दिया जाए तो वहाँ से देखने में डर लगेगा। तो 160 मीटर ऊंचाई वाले मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उसका आधा 160 का आधा 80 मीटर अपना सही जवाब है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। अगला है 5वां प्रश्न, जब हम दर्पण के सम्मुख खड़े होकर अपनी बाईं आँख को स्पर्श करते हैं तो प्रतिबिंब में दाईं आँख को स्पर्श होता है, क्यों। ये जो हमने होता है अभी बताया था कि समतल दर्पण में ऐसा उल्टा होता है कि यहाँ पे कहाँ था, अरे यार उसको पार्श्व उत्क्रमण कहा गया था ना। यही तो कहा गया था, पर नहीं कहा गया था। कहाँ था, कुछ तो था। तो यहाँ पे हमने पार्श्व उत्क्रमण को देखा था कि जब हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं तो हमारा बायां प्रतिबिंब दायां हाथ दिखाई देता है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब पार्श्व बदल जाते हैं। समतल दर्पण को पार्श्व को बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण। तो यहाँ पे दाईं आँख पर स्पर्श होता है, ये होता है पार्श्व उत्क्रमण के कारण। किसके कारण, पार्श्व उत्क्रमण के कारण। तो काफ़ी लंबा खोजना पड़ा तो फिर वापस मिला। चलिए 6वां नंबर देखते हैं कि यदि किसी अखबार को समतल दर्पण के सामने रखकर पढ़े तो क्या होगा, कारण सहित तो स्पष्ट कीजिए। तो ऐसा होगा कि समतल दर्पण के सामने रखकर पढ़ेंगे तो हमें अक्षर उल्टे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा होता है पार्श्व उत्क्रमण के कारण। तो हमें अक्षर उल्टे दिखाई देंगे और ये होता है पार्श्व उत्क्रमण के कारण। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे 14.3 अपना ख़त्म हो जाता है। आई थिंक ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे आपका आ जाता है एक नज़र में, जितने भी अपने चैप्टर के बारे में जो भी पढ़ा है वो सब यहाँ पे लिखा गया है। आप इसे एक बार चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं। और आपकी किताब में भी ये है, सब कुछ पहले ही बताया जा चुका है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये चेक पॉइंट के क्वेश्चंस जो हैं वो कर डालिए आप, क्योंकि इसके बाद अब हम यहाँ पे परीक्षा अभ्यास में आने वाले हैं और इसमें देखेंगे कि क्या करना होगा। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।